20 days मिशन रिजल्ट कोर्स का सेकेंड डे। ठीक है, सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या आता है? लोग समझते हैं कि पॉलिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान, जब भी बात हम करते हैं संविधान की, तो इसका एक इतिहास होगा। किसी भी चीज़ का जब आया है तो उसका एक इतिहास होगा ना। तो इसका भी एक इतिहास है, कैसे संविधान बनने की शुरुआत हुई। यदि भारतीय इतिहास में इसकी जड़ तलाश करेंगे तो बहुत पुराना है, क्योंकि हमारी सभ्यता पुरानी है। यदि हम देखें तो हड़प्पा काल में भी कोई ना कोई संवैधानिक तत्व रहा। सभा समिति विदत देखा जाए तो उस समय से है, नहीं है। वैदिक युग में भी रहा, सभा समिति की जिक्र आती है उसमें। उसी तरीके से यदि हम आगे जाके देखते हैं तो मौर्य काल में तो पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी का किताब ही है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो भारत में सबसे बेसिक और प्राइमरी बुक ऑन इंडियन पॉलिटी इज अर्थशास्त्र, रिटन बाय चाणक्य, कौटिल्य, जो भी आप कहें। ठीक है, लेकिन मॉडर्न सेंस में इसकी शुरुआत होती है 1773 से। कहाँ से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसके बाद अगला एक्ट आता है 1784 का। 1784 का कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद इसी में हल्का संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। वो कब होता है? 1786 में। यह कॉर्नवालिस के कहने पर होता है कि हम तभी बनेंगे। फिर अगला कब आता है? 1793, 1793 का अधिनियम आता है। ठीक है, और इसके बाद 20 साल बाद आता है 1813। फिर उसके बाद 1833 यानी 1833। फिर इसके 20 साल बाद 1853 या 1853। इसके बाद कब आएगा? 1858। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15/7 में क्या होता है? रिवोल्ट होता है। उसके बाद उसको दबाया जाता है। फिर यहाँ पर क्वींस डिक्लेरेशन आता है, रानी की घोषणा। ठीक है, उसके बाद ये सीधे कब चला जाएगा? 1909 पर। 1909 के बाद 1919 पर। 1919 के बाद 1935 पर। उसके बाद 1946। ठीक है, और फिर उसके बाद भारत आ जाता है। ठीक है, तो भारत के पास फिर 1950 यहाँ लिख दीजिए। अपना संविधान कब आ जाएगा? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 स्टेप्स पार करके हमारा संविधान आधुनिक में मिला। वैसे तो कई स्टेप पार किया है। यदि अर्थशास्त्र से लेंगे, सभा समिति वैदिक काल से लेंगे, तो कई स्टेप पार किया और वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर, जैसे पहले मौर्य काल में भी क्या कहते थे, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होता था उसको क्या बोलते हैं? समाहर्ता। आज भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? समाहर्ता। तो वही समाहर्ता है। डिस्ट्रिक्ट में यदि टैक्स कलेक्शन कर रहा है तो क्या नाम है? समाहर्ता। और सेंटर में ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वित्त मंत्री। आज के डेट में वही है, FM और DM वही है। तो चीज़ें जड़ में हैं और धीरे धीरे वो विकसित हुई है। तो आपको इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान का विकास। तो इसके लिए आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, चूँकि आप लोग को ख़त्म करना है इसको। जिन लोगों को एग्ज़ाम देना है वह ऐसे करके लिखेंगे। एक पन्ने को ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आपने ऊपर में लिख दिया ईयर और यहाँ पर लिखेंगे चेंजेज 1, 2, 3 जो इसमें दिया हुआ। मान लीजिए 73 में जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने 73 के नीचे लिख लिया।
ठीक है, ऐसे चार्ट बनाना है। उसके बाद मान लीजिए आपका 1784 आया, तो जो जो चेंजेज हुए आप अकॉर्डिंगली लिखते जाइए, तो कंपैरेटिव हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते अब किसी में सदस्य बढ़ गए तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, किसी में सदस्य को वोटिंग राइट मिला तो वो मार्क कर लीजिए, किसी में पहली बार कोई लॉ ऑफिसर आया तो उसका नाम लिख लीजिए, किसी में पहली बार कोई नया बात आया, चाय का अधिकार समाप्त किया गया तो चीनी का एक अधिकार को समाप्त किया गया, कंपनी को कर्टेल किया गया, किसी में गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया, किसी में कुछ, ये पूरा का पूरा एक पेज पर आज रात तक आप लोग लेकर आ जाइएगा। ठीक है, नॉर्मल क्लास जब होगा तो उसमें हम ये सब बताएंगे। इन केस आपको बहुत हड़बड़ी है कि नहीं पहले ही जान ले, तो हमारा इस पर क्लास है, वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये चीज़ कि हमको कैसे संवैधानिक विकास हुआ है उस यात्रा को एक पेज में लाना है। कितने पेज में? सिंगल एक चार्ट बनाना। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा इतिहास खत्म हो गया। इतिहास के बाद क्या होता है कि सोर्सेज, स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज। जैसे संविधान जब बनाया गया तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था, बहुत सारी बातें वहाँ से ली गई। कुछ चीज़ें यूके से ली गई, कुछ चीज़ें यूएसएसआर से ली गई, कुछ चीज़ें साउथ अफ्रीका से लिया गया, कुछ आयरलैंड से लिया गया, तमाम ऐसे देश हैं, फ्रांस से, कुछ जापान से, कुछ कनाडा से लिया गया। तो ये सोर्सेज का एक चार्ट आपको ख़त्म करना। ये चीज़ें इसलिए हम बता रहे हैं कि यह बेसिक है, ये हमने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, और यह हम ये जो 67 जो दे रहे हैं उनके लिए हम मान के चलेंगे उनको ये आता है, एटलीस्ट उनको बेसिक पता है कि हमने कहाँ से मूल अधिकार लिया है और कहाँ से मूल कर्तव्य लिया। जैसे मूल अधिकार लिया हमने कहाँ से? यूएसए से, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया? यूएसएसआर से। तो मूल अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। क्लियर है? तो इस तरीके के एक सवाल, अब इसमें देखिए किसी भी सूरत में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हिस्ट्री से कम 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 3 सवाल हमारे क्लियर हो जाएंगे इन दोनों से। अब आइए नेक्स्ट में इसको मिटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दे इसको। संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान का भाग 1 यहाँ पर है और संविधान का भाग 22 यहाँ पर, यानी कि 22 चैप्टर्स आर देयर। कितने चैप्टर्स हैं? 22। अब जो भाग 1 है इसमें आर्टिकल 1 से शुरू होगा, और जो 22nd है उसका लास्ट आर्टिकल क्या होगा? 395। यानी हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 395। और कितने चैप्टर्स हैं? तो आपको एक पेज और बनाना है जिस पर पहला से लेकर आखिरी तक का सारा चैप्टर का नाम लिखा हो, और लिखा हो कि मान लीजिए चैप्टर 1 यहाँ लिखा है तो 1 to 4, चैप्टर 2 यहाँ लिखा है तो ये हो जाएगा 5 to 11, 5 to 11। चैप्टर 3 यदि आपने यहाँ लिखा तो क्या हो जाएगा? 12 to कितना? 35। तो इस तरीके से आपको 22 तक मैंने कहा था, लिख के लाए हैं, कल होमवर्क दिया था, हो गया, याद है? तो ठीक है, आप ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा उसको। ये जिसके पास भी नहीं है, ये 10 मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है, एटमोस्ट 1 घंटे का काम है, इसको कर लेना। तो बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संविधान कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया, संविधान की यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे हमारा संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो संवैधानिक विकास का इतिहास, संविधान के स्रोत, संविधान के अनुच्छेद और संविधान के भाग यानी चैप्टर्स एंड आर्टिकल्स। कोई दिक्कत? यह भी बेसिक में आता है। इसके बाद जो बेसिक आता है वो आता है संविधान के शेड्यूल्स। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। With the inception, Indian Constitution had only 8 शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स थे? 8 थे। अब कितने हो गए? 4 बढ़ गया, ये हो गया 12।
इसको रट जाइए, इससे एक सवाल और ज़्यादा अच्छा रहा तो 2 सवाल इससे आता है, किस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो क्या करना है आपको, 12 लाइन ऐसे लिखना है, और यहाँ पर अनुसूची का नाम रहेगा और यहाँ पर उसका मैटर। ये हमने पढ़ाया हुआ है, ये अनुसूचियाँ, ये सब हमारा वीडियो है पहले का, आप देख सकते हैं। चूँकि ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो रेगुलर बच्चे हैं उनको हम बताएंगे फिर से। लेकिन आपको ये 12 लाइन अभी रफ्तार में आज जाके जिनको 67 देना है वो लिख लेंगे, और 12 के सामने एक एक अनुसूची लिख के इसको क्लियर ख़त्म कर देंगे। आप थोड़ा 1 आध घंटा एक्स्ट्रा पढ़िए, ठीक है ना। तो शेड्यूल्स में किस में शपथ का प्रारूप है, किस में वेतन भत्ते की बात है, ये 12 लाइन है और 12 बात है, ठीक है ना। तो अनुसूची तो क्या हो गया, संविधान के चैप्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे, संविधान के आर्टिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे, शेड्यूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। फिर बचेगा क्या, अमेंडमेंट्स। संविधान में क्या किया गया, इतना चीज़ों के बावजूद भी कुछ कमी रह गई या कुछ नई परिस्थिति डेवलप हुई। मान लीजिए संविधान बनाते समय आपने जितनी बातों की कल्पना की, पूर्व कल्पना, वो बातें कुछ नई भी तो हो सकती हैं। कि संविधान बनाते समय किसी को पता था कि एक दिन ऐसा गेम आएगा जो कि आदमी को बोलेगा कि छत पे जाओ और अब कूद जाओ, ब्लू वेल, ऐसा गेम आया ना। तो अब जो आदमी उस गेम को बना के दे रहा है, चाहे टिकटॉक टाइप का कोई चीज़ आएगा, तो वो आदमी क्या करेगा, उसके लिए नियम ही नहीं है कि किस जुल्म के आधार पर उसको सजा दी जाए। कि गेम बनाया है, संविधान में कहीं लिखा नहीं, गेम बनाने का कहाँ लिखा है, सबूत साक्ष्य तो है नहीं। तो इसलिए समय समय पर नई परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाया जाता है, और उसी कानून के हिसाब से अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। उसी को कहते हैं परिस्थिति के हिसाब से संशोधन। तो भारतीय संविधान में अब तक कितने हो गए हैं, लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। इसको कहते हैं अमेंडमेंट्स या संशोधन। तो इतनी चीज़ें आपको बेसिक्स में आती हैं। दीज आर बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए यह मूल बातें। क्लियर है, क्या क्या बातें हैं मूल, आप बताओ। सोर्सेज, हाँ, क्या, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, हाँ, आर्टिकल्स मतलब कि संविधान का कितना भाग है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, और इनका सोर्स कहाँ से लिया गया, संविधान बनाते समय 1935 से क्या लिया गया और फ्रांस से क्या लिया गया, ये सब सारा। उसके अलावा यह क्रम कैसे चला है 73 से लेकर 1950 तक। तो क्या ये सारी बात पढ़ने के लिए 4 घंटा 5 घंटा काफ़ी नहीं है, केवल 4-5 घंटे का काम है, लेकिन मन से। मतलब देखिए, संविधान का सोर्स पढ़ना है, ये एक किताब है, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो एक बुक दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब इस किताब में ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। किसी भी किताब का कंटेंट उठा लीजिए, किसी भी जो संविधान की किताब है उसका कंटेंट उठा लीजिए, ये कंटेंट लिखा हुआ ना, टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसमें जो 1 है वो आर्टिकल 1 है, जो 2 है वो आर्टिकल 2 है, ऐसे करके इसमें 5-7 पेज हैं। 5-7 पेज के बाद ये आ जाता है 395। क्या कंटेंट का नाम है, 395। अब ये 395 395, मतलब भारतीय संविधान का यदि कंटेंट देखना हो तो इतना ही पेज पढ़ना पड़ेगा, इतना। ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोफेशनल पब्लिकेशन का, प्रोफेशनल पब्लिकेशन का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी कंटेंट को देख लिए। अब इस कंटेंट में हमने क्या किया है, आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ आर्टिकल्स को मार्क कर दिया है डबल लाइन से, जैसे टिक लगा हुआ ना कुछ आर्टिकल्स में, तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहें तो इनकी फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं, यदि आपको कम से कम उतना याद हो जाएगा, ठीक है ना। 50 से 60 आर्टिकल इसमें महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इन जनरल टाइम ले तो पूरा पढ़ना चाहिए। एक किताब पढ़ के यदि आपको पूरा संविधान और ये सब समझ में आए, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसी तरीके से 12 लाइन में अनुसूची खत्म हो जाता है। इधर 1-2 से लेकर 12 तक लिखे और इधर उनका कंटेंट लिख दिया, काम खत्म। और 2 सवाल आ जाएगा इससे। संविधान में जो मेन मेहनत का काम है वो ये वाला चार्ट है, जो आपको ऐसे बनाना है। इधर ईयर्स लिखने हैं और इधर
हर ईयर में क्या क्या हुआ ये लिखना है। एक ही पेज पर इसको बहुत छोटे छोटे राइटिंग में लिखना है। कलर यहाँ पे ब्लू से लिखिए तो यहाँ ब्लैक से लिखिए, फिर ब्लू से, फिर ब्लैक से, फिर ब्लू से, फिर ब्लैक से, ताकि आपस में मिक्स भी करे तो मैच ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से चार्ट बना के ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो संविधान के बारे में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को आता है। अब जब ये आता है तो उसके बाद जो सवाल 4 या 5 आपके सही हो जाएंगे। आएगा सवाल 13 और आपका सही हो जाएगा 5 से 6। 6 सवाल कंसेप्चुअल आता है। ये जो 6 है ये सब कर लेता है, लेकिन ऊपर जो कंसेप्ट वाले 6 आते हैं उनमें दिक्कत होती है। तो आइए हम उनको सही करने का प्रयास करते हैं। देखिए, उसके लिए कल भी मैंने क्लास लिया था, लगभग 200-250 मैंने क्वेश्चंस बताए थे, उसका वीडियो है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो अभी बता रहे हैं उसको फिर से सीरियसली लिखिए। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी का जिक्र मिलता है? किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल की चर्चा है? बोलिए। वेरी गुड। आगे 6 72 में पार्डन, फॉरगिवनेस, राष्ट्रपति का क्षमा शक्ति है। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति। और ये 76 है जिसमें कि अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल का जिक्र कहाँ पर है? यही वह व्यक्ति है जो सदस्य नहीं होता है किसी भी सदन का और सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें यह पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। तो ऐसा भी है। आर्टिकल इसका नहीं, उसी के आसपास का होगा कोई आर्टिकल, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बोलता है कि उसका जो वर्क होता है तो 78 के आसपास होना, एक ही चीज़ होता है। हाँ, 76 इस बात के लिए हम बोल रहे थे कि जो बैठक वाला बात है ना वो किस आर्टिकल में है, उसके लिए हम कह रहे थे। ये तो 76 है, तो हो सकता है कि वो उसके आसपास या उसके सब क्लॉज में हो, ठीक है ना। तो अटॉर्नी जनरल ही वह व्यक्ति होता है जो बिना किसी हाउस के सदस्य हुए उसके प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कई बार फैक्चुअल सवाल बीपीएससी पूछता है, तो एक फैक्चुअल सवाल लिखिए, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? हु वाज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? MC सीतलवाड़। द नेम इज MC सीतलवाड़। या सीतलवाड़, 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 ठीक है ना। महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और किस, ले ही बताइए। ये तो नॉर्मल है, राष्ट्रपति, ठीक है। कोई व्यक्ति यदि महान्यायवादी बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? कोई व्यक्ति यदि महान्यायवादी बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? उसके पास सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या? नहीं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट कंडीशंस हैं? यदि कोई अटॉर्नी जनरल बनना चाह रहा है तो क्या कंडीशंस हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम क्राइटेरिया महान्यायवादी पर लागू होता है, ठीक है। CAG का जिक्र किस अनुच्छेद में है? किन किन अनुच्छेद में है? देखिएगा, CAG का तो अलग है, आर्टिकल 148 है शायद, लेकिन इसके कार्यों का जिक्र है 49 और 51 में, 148, 49 एंड 51। तो CAG का जिक्र यदि पूछे तो 148 और कार्य पूछे तो 149 एंड 51। 149 एंड 151 कार्य है और 148 उसका जिक्र है। CAG क्या होता है?
नहीं आइडिया ना। जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक्चुअली वर्ड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर, लेकिन गलती से लिखा गया संविधान लिखते समय कंट्रोलर। जैसे एन के जगह क्या हो गया? पी टाइप हो गया, COMP, कंट्रोलर टाइप हो गया। तो चूँकि अमेरिका ये ब्रिटेन की बात थी जिसके साम्राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं था, कहा कि यही चलेगा, यही चला दिया। और पूरा गुलाम देश थे, भारत जैसे, ब्राज़ील जैसे और पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे, सब जगह उनके संविधान में कंट्रोलर वर्ड ही डाला गया। वो तो बाद में इसको चेंज करके नियंत्रक किया गया, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली है कंट्रोलर। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह केंद्र व राज्य सरकारों के खातों की जांच करता है। किसका जांच करता है? केंद्र और राज्य सरकार के खातों का जांच करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल का होता है। सवाल इससे पूछता है कई बार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? वेरी गुड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। C फॉर कंट्रोलर, A फॉर ऑडिटर एंड G फॉर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो केंद्र और राज्य सरकार के खातों की जांच करता है। संविधान के किस भाग में CAG के कार्य और CAG का वर्णन है? हाँ, तो भाग कौन सा है? ये तो आर्टिकल्स हुआ, चैप्टर्स पूछ रहे हैं। 5, गुड, 5 में, ठीक है। अगला लिखिए, CAG का पद किस अधिनियम के आधार पर स्थापित किया गया था? CAG का पद किस अधिनियम के आधार पर स्थापित किया गया? यानी पोस्ट क्रिएट किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। CAG का मैक्सिमम आयु क्या होता है? 1935, हाँ। CAG का मैक्सिमम आयु क्या होता है? 65 साल, 65 ईयर्स। और इसका वेतन दिया जाता है 65 ईयर्स मैक्सिमम एज है CAG का, और इसका वेतन देते हैं भारत सरकार के संचित निधि से। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि CAG का वेतन किस निधि पर भारित होता है? तो इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संचित निधि। यानी वेतन मिलता है इसको भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से या संचित निधि से। सवाल घुमा के यदि पूछना होगा तो पूछेगा कि क्या CAG किसी फंड की निकासी पर रोक लगा सकता है भारत सरकार के? CAG धन के निर्गम पे कोई रोक नहीं लगा सकता, यही आंसर। वो तो बाद में जब घोटाला हो जाए, घोटाला रोक नहीं सकता है, घोटाला के बारे में बोल सकता है, यही दिक्कत है। तो पहले मतलब निर्गम पे नहीं, ये तो गबन पे रिपोर्ट देगा ना, गलत होने का रिपोर्ट देगा, गलती को रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। ये टेक्निकल चीज़ है, ये ऐसे ही फंसाता है परीक्षा में, ठीक है ना। लिखिए, CAG संचित निधि से धन के निर्गम को नहीं रोक सकता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी ट्रांजैक्शन को CAG रोक या कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्या CAG को पेंशन मिलता है? डज ही गेट पेंशन? यस, आंसर है यस। CAG पर भी महाभियोग लगता है, इसको हटाने का तरीका क्या है? महाभियोग लगता है, ठीक है। किस आधार पर महाभियोग लगता है? कदाचार, इस पर भी कदाचार का आरोप लगता है, यानी करप्शन। और असमर्थता, यानी कि इनकैपेबल होना, असमर्थता और कदाचार के आधार पर CAG पर महाभियोग लगता है। क्या भारत सरकार का जो CAG है वह
सेवानिवृत्त होने के बाद किसी लाभ के पद पे काम कर सकता है? भारत सरकार का सीएजी सेवानिवृत्त होने के बाद किसी पोस्ट पे काम कर सकता है लाभ के पद पर? आंसर इज नहीं, नहीं कर सकता है। तो अब एक सवाल और है कि भारत के पहले सीएजी कौन थे? भारत के पहले सीएजी नाम है वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है? बताया थे कल। फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति कैसे करता है? किस आर्टिकल के तहत? 280। बहुत ही फेमस है और कई बार सवाल पूछ चुका है, रिपीट होता है ये सवाल। 280 280 किस आर्टिकल के आधार पर प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को क्रिएट करता है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य और केंद्र के बीच जो डिवीजन ऑफ टैक्सेज होता है, करों का बंटवारा, वो किसके सिफारिश पे होता है? डिवीजन ऑफ टैक्सेज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये किसकी सिफारिश पे होता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जाती है? किस आर्टिकल पर? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और केंद्र सरकार का बंटवारा, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ठीक है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 360। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। आर्टिकल 360। 3 तरह की इमरजेंसी है, मैंने कल बताया था। 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर्स होते हैं? तो देयर आर 4 मेंबर्स। इमरजेंसी की बात हो रही थी। इमरजेंसी 3 तरीके का, एक 52 में है, 352 में। वो क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आंतरिक विद्रोह जो कहा गया है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब होता है, या फिर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तब होता है। दूसरा है 356, धारा 356, यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। धारा 356 क्या करता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और तीसरा है 360, यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो भारत में एक बार भी नहीं लगा है। चलिए अगला लिखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? हाँ, योजना आयोग से बीपीएससी 7 बार सवाल पूछा। पहले पूछता था कब हुआ, तो 50, फिर पूछता कब हुआ, तो बोला मार्च 50, फिर उसके बाद कब हुआ जब पूछने लगा तो कितना मार्च 50, समझा? पहले केवल 50, फिर 2-3 बार 50 जब लोग दे दिए तो फिर पूछना शुरू किया, तो उसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आंसर होगा मार्च। अब मार्च में भी कितना मार्च, तो 15 मार्च है। वो थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन मार्च 1950 लिख लीजिए। क्या योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है? योजना आयोग कैसा, अब तो है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। एक फार्मूला आया था जिसका नाम है गाडगिल फार्मूला। गाडगिल, GADGIL, गाडगिल। गाडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? गाडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? गाडगिल फार्मूला क्या है, लिखिए। राज्यों को आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। राज्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक्चुअली 69-70 में यह बनाया गया था। राज्यों को आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक सपोर्ट टू स्टेट्स, 69-70 आर्थिक सहायता देने के लिए गाडगिल फार्मूला बनाया गया था 1969-70 में।
1969, 70, 69, 70। चलिए, योजना आयोग तो हो ही गया आपका। योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर किया गया था। किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? नियोगी समिति। योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर किया गया था। अब अगला एक इसी तरह से एक सवाल आता है, योजना आयोग से तो अब कम सवाल आते हैं, अब नीति आयोग से आता है, लेकिन उसके बीच में एक संस्था थी, उसका नाम था NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नियोगी। NDC लिखिए, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 1952 में, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। विकास परिषद। अब पूछेगा, बहुत सारा परिषद वगैरह का नाम दे देगा और सवाल पूछेगा कि निम्न में से किसे सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है? सहकारी संघवाद, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा भी कई चुनाव आयुक्त होते हैं। 1989 तक केवल एक चुनाव आयुक्त होता था। कब तक? 1989 तक केवल एक चुनाव आयुक्त होते थे, इलेक्शन कमिश्नर। अगला लिखिए, चुनाव सुधार के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? अच्छा सवाल है। मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तारकुंडे समिति। तारकुंडे, तारकुंडे, तारकुंडे समिति ने। ठीक है ना? 23 लिखिए, किस समिति ने ईवीएम मशीन का प्रयोग एवं बूथ पर कब्जे को घटना को रोकने के लिए पुनर्मतदान की सिफारिश ने की थी? ईवीएम और पुनर्मतदान की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर इज दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी समिति। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? चुनाव आयोग। वेरी गुड, चुनाव आयोग, जिसको निर्वाचन आयोग कहेंगे क्या? उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने संबंधी अधिकार भी उसी को होता है। एक सवाल पूछ सकता है कि क्या चुनाव आयोग के किसी रिपोर्ट को सदन में, संसद में रख सकते हैं? चुनाव आयोग के किसी रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। देखिए, क्या चुनाव आयोग के किसी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखा जा सकता है? कैन वी टेबल एनी रिपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन इन पार्लियामेंट? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। भारत में जन प्रतिनिधि अधिनियम कब बनाया गया? रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है ना? 1950 में। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। क्योंकि आप लोग को मैंने आज बहुत सारा होमवर्क भी दिया हुआ है, और आज का होमवर्क आज नहीं होगा तो कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल से फिर करंट आ जाएगा। ठीक है? होमवर्क क्या है? पहला, इसका इतिहास ख़त्म करना। दूसरा होमवर्क है इसका स्रोत ख़त्म करना। तीसरा है अनुसूचियों को एक पेज पे करके याद कर लेना।
और मैसेज करना है कि आई एम डन विद दिस, यह हो चुका है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें। और संशोधन में क्या करना है, जो लेटेस्ट 10 संशोधन हैं अभी वाले, जैसे 105 हो गया ना टोटल, तो 190 से लेके इसमें जो 10 महत्वपूर्ण है वो देख लीजिएगा 105 में, लेटेस्ट वाला हो गया। और टोटल जो संविधान संशोधन 105 हुआ है, इसमें रेस्ट में 40 भी नहीं, मुश्किल से 30 और देख लीजिएगा, 20 से 30। जैसे दिल्ली का सरकार का गठन, नगर पालिका, पंचायत, उसके अलावा आपको 2-3 और हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें है आयु को बढ़ाया जाना, उसी तरीके का जैसे पहली बार पंजाब का हरियाणा से बंटवारा किस संशोधन से हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपका मेन है, ठीक है ना। तो संशोधन, अनुसूची, संवैधानिक विकास और मेन आर्टिकल, तो ये आज ही करना है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, 8-10 बजे तक, 11 बजे तक कर लेना है इसको। और तब आपको हम 500 क्वेश्चन देंगे। कितने क्वेश्चन देंगे? 500 पॉलिटी के क्वेश्चन देंगे, जो कि हमने अभी कलेक्ट किया हुआ है, इसमें भी है। उनको कर जाइएगा तो पीटी में आपका मुश्किल से 1 गलत होगा, बाकी गलत नहीं होगा, ठीक है। पहले ये बेसिक कर लीजिए, फिर वो क्वेश्चंस आपको दे देंगे। लेकिन हम लोग कल से करेंट करेंगे, सुबह भी और शाम में भी। टॉपिक कुछ भी नहीं, हम एक टॉपिक करके वो 1.5 साल, पिछले साल जनवरी से अब तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप ही लोग पर है। बाकी जो टोटल हमारे पास जो भी दे रहे हैं, लगभग 40 लोग हैं जो पीटी दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर। हमारा मानना है कि पिछली बार तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि सारे के सारे ही क्वालिफाई किए। तो 1 या 2 मिस कर सकते हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं हम उससे बड़ा कुछ कर लेंगे, या जिनका IAS हो गया हो, अदरवाइज़ सबको क्वालिफाई करना है।